जी साहिबो, प्रोग्राम रोशनी के सफ़ीर में आपका मेज़बान दानिश मेहदी खुश आमदीद कहता है आपको। नाजरीन, आपको जैसा कि इल्म है कि हम अपने इस प्रोग्राम में उन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि जिन्होंने अपने अपनी फ़ील्ड में अपने टैलेंट से, अपने हुनर से इस पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाए हों। जी हाँ, आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत कि जब आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको वक्त गुजरने का पता नहीं चलेगा और आपके अंदर एक ख़ास जज्बा पैदा होगा जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। डॉक्टर रईस एम मुश्ताक साहिब एक ऐसी शख्सियत कि जो हमा पहलू शख्सियत हैं। 1935 में ये पैदा हुए काजी अहमद के एक छोटे से गांव में। 1953 में इन्होंने मैट्रिक किया और उसके बाद एसएम लॉ कॉलेज से इन्होंने एलएलबी किया, फिर अमेरिका चले गए, वहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और अब 50 साल से पाकिस्तान में, बल्कि यूँ कहिए कि पाकिस्तान में या नवाबशाह में और हैदराबाद में वकालत की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है बल्कि इनकी पहलू का एक शख्सियत, इनकी पहलू की एक तारीफ़ ये भी है कि इन्होंने जब ये नवाबशाह में रहे तो बहुत सारे एरियाज़ में, कभी ज़रई दुनिया में और कभी स्पोर्ट्स की दुनिया में और कभी हॉस्पिटल की दुनिया में, कभी सेहत की दुनिया में अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। आज इनसे बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे ताकि हमें पता चले कि काम करते वक्त थकन क्यों नहीं होती और जज्बा किस तरह जवान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर रईस एम मुश्ताक साहब, आप आज धूम टेलीविज़न के स्टूडियो में मौजूद हैं और आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं और जब लोग इसको देख रहे होंगे तो यकीनन जो आपकी किताब का मकसद है, चूँकि आपकी किताब है द पासवर्ड टू प्रॉस्पेरिटी, जी, गोया वो कुंजी कि जो मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर जाती है। बिल्कुल सही। सो डॉक्टर साहब, हम आपसे बात अगर यूँ शुरू करें कि जब आप ये किताब तख्लीक कर रहे थे, चूँकि और फिर आपने बताया कि 25 साल आपने गौर किया है, सोचा है और आप मुसलसल लिखते रहे हैं, जो पाकिस्तान के आज के हालात हैं उनको भी आपने जहन में रखा और जो पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशंस रही हैं, हुकूमतें रही हैं, किन शक्लों में रही हैं, उनमें कौन कौन सी अभी नकाइस मौजूद रहे या आज मौजूद हैं और उनमें क्या एडवांसमेंट होनी चाहिए। सो प्लीज़ आप ये बताइएगा कि जब आप अपनी इस किताब को मंजर आम पर लेकर आ रहे थे और जब आप इसको तख्लीक कर रहे थे तो आपके जहन में क्या क्या था। दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धूम टीवी का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात से आवाम को वाकिफ़ करूँ। मैं अर्ज़ करूँगा कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। मेरी पैदाइश सिंध की है, काजी अहमद की है। स्कूल की तालीम भी मेरी नवाबशाह में हुई, कॉलेज की भी हैदराबाद में हुई, कराची में हुई। तो हर किस्म के तबके के साथ मेरा वास्ता रहा है। एडवोकेट की हैसियत से, ज़मींदार की हैसियत से। एडवोकेट की हैसियत से क्या था कि फ़ौजदारी केसेस भी मेरे पास होते थे, सिविल के भी होते थे, फैमिली के भी होते थे, रेवेन्यू लॉज पे भी होते थे। तो उमूमन हर किस्म के लोगों से इंटरेक्शन होता था और उनकी तकालीफ हम लोग समझते थे, कोशिश करते थे कि अदालतों से उनको रिलीफ दिलाएं। जी, लेकिन मुझे हमेशा दुख होता था कि पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है, जी, बड़ी मेहनत से बनाया है और अल्लाह ताला ने उन बुज़ुर्गों की उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं की, वो जल्दी हमें से चले गए। 47 में पाकिस्तान बना, 51 तक वो सारे बुज़ुर्ग चले गए जिन्होंने ये पौधा लगाया था। नतीजा हुआ कि जो उनके सक्सेसर्स आए उन्होंने एक ट्रायल एंड एरर मेथड शुरू कर दिया। जो चीज़ उनको अच्छी लगती थी उसको आगे बढ़ा जाते थे, जो कोई मुखालिफ होता था या उनकी राय के साथ नहीं होता था वो अपनी एक जुदा सियासी पार्टी बना देता था। नतीजा हुआ कि इस वक्त 76 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन के पास जो हैं रिकॉर्ड में। उन्होंने पाकिस्तान बनाया और इस ये सोचकर कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब यहाँ अल्लाह की इबादत करेंगे, सब भाइयों की तरह रहेंगे, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका भी हम ख्याल रखेंगे। अब इस वक्त हालत ये है पाकिस्तान की कि कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई बलोच है। अब वो पाकिस्तान बेचारा देख रहा है कि कौम कहाँ है जिसके लिए ये मुल्क बना था। डॉक्टर रईस मुश्ताक साहब, जाहिर है कि आप तो
इसी धरती के बेटे हैं और जी। 1935 में आपका जन्म जी। काजी अहमद के एक छोटे से गांव में हुआ और फिर उस वक्त से लेकर आज तक आपकी पूरी जिंदगी है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टडीज के लिए आपने शायद मुख्तस कर रखी है। जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आज के पाकिस्तान के हालात हैं इनका हल क्या है? इसमें मेरी जो पर्सनल सोच ये है कि पहले सबसे पहले हम पाकिस्तानियों को ये यकीन करना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं, भाई हैं। अगर हम कहेंगे जी नहीं ये सैयद है, ये बलोची है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, फिर तो बड़े अफसोस की बात होगी कि यहाँ के लोग कहेंगे जी सैयद हजरात जो हैं वो सारे अरबस्तान चले जाएं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कोई शादी नहीं की थी। इसका मतलब जितने भी सादात हैं वो सारे बाहर चले जाएं। जो अपने आप को बलोची कहते हैं, उमन आपने देखा होगा दफ्तरों में लिखा हुआ बलोच सो एंड सो, सैयद सो एंड सो, फिर बलोच साहब तो सारे बलूचिस्तान चले जाएं। नहीं, ये नफरतों के बीज होंगे जो किसी वक्त भी उग सकते हैं। डॉक्टर साहब वैसे जहाँ तक अगर हम नफ्सियात को स्टडी करते हैं तो ये बात तो पढ़ने में या समझने में, मुशाहिदे में भी आती है कि ये जो कौमें होती हैं या जो फ़िरक़े होते हैं या जो ज़बानें होती हैं इनका एक तासुर मिलता है, यानी अपनी एक इनफरादियत तो है। हम अगर पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं, अगर हम यूरोप में भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, अफ्रीका जैसे दुनिया में जाते हैं, तो पता ही चलता है कि वहाँ भी लोग इस सेंस को सामने रखते हैं कि मैं गोरा हूँ, ये काला है और इसका ताल्लुक नए कंट्री से है, ये पहले का पैदा हुआ है, हम बाद में इस मुल्क में आए। ये तो नज़र आता है जिस तरह पाकिस्तान में, यहाँ पर शायद शिद्दत ज़्यादा है। नहीं, उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे बुजुर्ग ज़्यादा अरसा नहीं रहे, उनको ये एजुकेट नहीं किया गया। उन्होंने फिर क्या किया कि जो इलेक्शन में लगे, कोई ज़ात बरादरी पर इलेक्शन लड़ने लगे, कोई कबीले की सरदारी के हिसाब से इलेक्शन लगे, उस वजह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया। क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में, हमारे कुरान पाक में ये है कि ये जो कबीले और जो ये बनाए गए हैं ये सिर्फ शनाख्त के लिए हैं, लेकिन कोई काले को गोरे पे नहीं है फजीलत, ना गोरे को किसी और पे फजीलत है। सही इस्लाम की नज़र में देखिए, बिलाल हबशी सुभान अल्लाह अजान देता था मस्जिद में, वो वहाँ गोरे भी थे, लेकिन रसूल करीम ने काले को कहा क्योंकि उनकी नज़र में सब एक जैसे थे। उनका कैरेक्टर, उनकी इबादत, उनकी इंकसारी जो है उसको फौकियत दी जाती थी। डॉक्टर साहब आपने अपनी इसी किताब में पासवर्ड टू प्रॉस्पेरिटी में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बाकायदा एक नक्शा खींचा है जी, कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गोया कि निज़ाम को चलाने के लिए मरकज़ अपनी जगह पर है, सूबा भी अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बाद भी आपको छोटे छोटे हिस्सों में इसको तकसीम करना होगा। तो प्लीज़ ज़रा ये बताइएगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से अरेंज करनी चाहिए। ये मेरे प्रैक्टिकल तजर्बे की बात है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था, जो हमारे ज़िले थे उनकी आबादी बहुत कम थी। किसी की 30 लाख थी, किसी की 20 लाख की थी, किसी की 5 लाख थी, इतनी आबादी थी एक एक डिस्ट्रिक्ट की। जैसे मिसाल के तौर पर सिंध के 8 ज़िले थे तो उनकी आबादी सारी 43 लाख थी। तो क्या होता था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, अंग्रेज़ों ने जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे उनकी एरिया तो बहुत बड़ी थी, उस पर एक एसपी और एक डीसी, 2 गोरे होते थे और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से वो मैक्सिमम एरिया पे कंट्रोल करते थे। अब हम लोग हैं आज़ाद मुल्क, हमें इकोनॉमिक यूनिट्स बनाने चाहिए छोटे, आबादी क्योंकि बढ़ गई है। वहाँ एक चेयरमैन यूनियन काउंसिल का है, 8 या 10 मेंबर्स हैं, उनसे बेस को शुरू करें। उसी यूनियन काउंसिल में जो है, जो वहाँ का जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं, उनको एक्स ऑफिशियो पुलिस ऑफिसर किया जाए। जो उस इलाके में जराइम होंगे उसके लिए उनको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किया जाए कि अगर किसी की चोरी होती है या डाका लगता है तो उस चेयरमैन को पता होना चाहिए, वो तहकीकात करके उस मुलज़िम को भी पकड़े और उसके साथ जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसको इंसाफ दिलाए। और इसके लिए दूसरी तरीका ये होना चाहिए कि लोगों के करीब तर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सही, जस्टिस एट देयर डोर स्टेप्स। उसके लिए ज़रूरी ये है कि यूनियन काउंसिल या 2 या 3 यूनियन काउंसिल को मिलाकर एक मजिस्ट्रेट की अदालत होनी चाहिए और एक सिविल जज होना चाहिए जो फैसले करे और उन फैसलों को 1 महीने के अंदर फैसला कर दे। अगर नहीं करता तो घर जाए और उसकी एक राइट ऑफ अपील सेशंस जज को देनी चाहिए और इसके बाद ख़त्म। अगर ये 18-18, 20-20 साल अदालतों में केस चलते रहे तो उसमें क्या होता है, पहले तो पुलिस वाले खर्च करवाते हैं, फिर वकला हज़रात, मेरी बरादरी के लोग, उनका सारा दारगुजार कारोबार उसी पे है, वो उनसे फीस लेते हैं। फिर जब हम अदालतों में जाते हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हर वकील को पता है, हर उस शख्स को पता है जो कभी मजबूरन अदालत के दरवाजे पे गया है तो उसको कहाँ कहाँ कितना खर्च करना पड़ता है। सही कहा। तकरीबन इनविजिबल टोल प्लाजा है
चपरासी पैसे ले रहा है, क्लर्क पैसे ले रहा है, दूसरे ले रहे हैं, फिर बेचारे वो जो देहातों से आते हैं उन्होंने खाना खाना है, वहीं कैफेटेरिया में बैठ के खर्चा करते हैं। तो इस तरह से वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो जो दुश्मनी थोड़ी सी होती है वो बढ़ जाती है, कबीलों में फैल जाती है, उससे कत्ल होते हैं। कोई अगर फ्रंटियर में कत्ल करके आ गया तो वहाँ उसको इंसाफ नहीं मिला, वो भाग के इधर सिंध में आ गया, सिंध वाले भाग के बलूचिस्तान चले गए। तो इन चीज़ों को लोगों को इंसाफ देने के लिए सिर्फ 2 अदालतें होनी चाहिए। अच्छा, जाहिर है कि 50 साल, तकरीबन 50 साल या उससे ज़्यादा 51 साल हो गए मुझे। 51 साल हो जी, गए आपको जी। वकालत करते हुए, और जी। फिर आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के लाइफ मेंबर भी हैं। अमेरिका से आपने जी। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। जी, अदालती जो निज़ाम है पाकिस्तान का, वो मेरी नज़र में, मेरे तजर्बे के आप हिसाब समझ से बिल्कुल गलत है। पहली बात यह है कि जितने भी हमारे कानून लिखे हुए हैं वो सारे अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं, और 95% लोग जो है पाकिस्तान के उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। अब वो जो उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, क्या सेक्शन लगा रहा है थानेदार साहब या मुंशी लगा रहा है, उस बेचारे को कुछ पता नहीं है। फिर अदालत जो फैसला देती है वो अंग्रेज़ी में जजमेंट होती है, उसका कुछ उसको पता नहीं है। कानून जो है वो हमारी लोकल ज़बानों में होने चाहिए, सिंध में, पंजाब में या कहीं भी वो ज़बान, उस ज़बान में कानून होना चाहिए जो वहाँ के लोग समझ सकते हैं। क्योंकि उनको अगर वो अंग्रेज़ी में है, वकील साहब पढ़ के सुना दें भाई ये तुम्हारी जजमेंट है, अब उस बेचारे को पता ही नहीं है किसने उसके खिलाफ गवाही दी, क्यों